हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं का प्रश्न बैंक के विकल्पों के आंसर। ये अध्याय 4 के विकल्प हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहला प्रश्न जो कि है संचालन के उदाहरण हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, कॉपर पर हरे रंग का लेप, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी जो है संचरण के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो प्रश्न है कि अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो इसका सही आंसर है सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 यानी T½ जिसको हम अर्धायु काल भी बोलते हैं, इसका मान होता है 0.693/K। तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पौधे स्टार्च का निर्माण करते हैं फ्लैश फोटोलिसिस से, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही आंसर है गोल्डबर्ग तथा बागे ने। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो उसके सक्रिय द्रव्यमान पर। और प्रश्न क्रमांक 7वां है। प्रश्न क्रमांक 7 में यहाँ पर जोड़ियाँ दी हुई हैं। तो इसमें जो अणुसंगता है वो एक सैद्धांतिक पद है। ठीक है। और जो अर्धायु काल है, अर्धायु काल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ये विकल्प आगे पीछे हो गए हैं। एस्टर का जल अपघटन कहलाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अभिकारक, ये जो सेंटेंस है इधर का आधा सेंटेंस यहाँ पर आ गया है। तो ये है अभिकारक के अणुओं को दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा जो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। इसके बाद जो कोटि है, कोटि होती है प्रायोगिक। तो यहाँ पे कोटि के सामने आ जाएगा प्रायोगिक रूप से निर्धारण। ठीक है। तो ये थे बच्चों इसके आंसर। और जो हमारे पास अब क्या बचता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया अर्धायु काल का जो मान होता है आप ये याद रख सकते हैं 0.693 में K। ठीक है। और इसके बाद आप इसको सिस्टमेटिक देख लें, पेपर में अच्छे से लिखा हुआ आएगा तो आप इस प्रकार से मिला सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता दें कमेंट कर। प्रश्न क्रमांक 8 में जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ये सत्य असत्य में पूछा है कि सत्य है या असत्य है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती लिखा है। अभी हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं करती, मतलब ये गलत है। तो ये आपको असत्य करके आना है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो कम से कम जो ऊर्जा होती है जो अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सही आंसर है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी K जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो है असत्य है, ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, मतलब अणुसंगता जो हमेशा पूर्णांक में होती है। तो ये सही है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2NH3 और जो टूट जाएगा N2 + 3H2 में। तो ये हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसके बाद पूछा कि देहली ऊर्जा क्या है। तो अणुओं के पास जो समस्त ऊर्जा होती है उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। इसका आंसर आप प्रश्न वाले उससे भी कर सकते हैं, विकल्प के हिसाब से बड़ा आंसर भी है। और छोटे में आप एक लाइन में अगर बोले
तो बोल सकते हैं कि अणु के पास उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। या इसी को दूसरे प्रकार से ऐसा भी लिख सकते हैं कि अणु की न्यूनतम ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा के योग को यानी जोड़ को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। फिर से सुनेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आता है कि अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर या बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने इसको पढ़ा था कि अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ये प्रभाव उस पर पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का ज्ञात करने वाला सूत्र लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ज्ञात करने वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर इस प्रकार से है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सूत्र प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखकर यहाँ पर आना है। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो है अर्धायुकाल के लिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अर्धायुकाल के लिए सूत्र हो जाएगा K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ। और जो अर्धायुकाल पूछा है इसलिए इस T हाफ को आप यहाँ लिख सकते हैं और K को इधर नीचे, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, मतलब जितनी ज़्यादा अभिकारक की सांद्रता होगी उतनी अभिक्रिया की दर तीव्र होगी। प्रश्न क्रमांक 18 है कि अणु संख्या सदैव होती है पूर्णांक में या पूर्णांक के लिए इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 में है कि वे अभिक्रिया जो विकर्ण के अवशोषण संपन्न होती हैं क्या कहलाती हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रश्न क्रमांक 20 में जो है दिया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा अणु संख्यता या इसी को बोलते हैं आणविकता। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है कि अभिकारकों की निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है। तो अंतर जो होता है वो होती है सक्रियण ऊर्जा, तो इसका आंसर सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक जो 22 है कि अभिक्रिया दर का मात्रक है, अभिक्रिया दर का मात्रक है। और जो अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। हमें ऐसा लगता है बच्चों को यहाँ पे दो प्रश्न एक साथ मिक्स हो गए हैं, तो आप इस प्रकार से देख लें। यहाँ पर एक अभिक्रिया भी दे दी है और अभिक्रिया की दर की ये भी पूछ लिया है, तो ये दो प्रश्न मिक्स एक साथ लिखा गए हैं। और जो अभिक्रिया दर का जो मात्रक है उसका ऑप्शन ये डिब्बे में आपको दिख रहे हैं ये हैं। तो अभिक्रिया दर की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो होता है मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और जो अभिक्रिया दी है निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है किसका, तो ये अभिक्रिया जो उदाहरण दी है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का, और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखें कि इस जो प्रश्न का जो उत्तर है अभिक्रिया वाले का इन कोटियों में से बताना तो इसका आंसर कोई नहीं। और अभिक्रिया की दर का जो मात्रक है किसे कहते हैं या इसकी इकाई क्या होती है, तो मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 आता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रश्न फिर से यहाँ पे आ गया है, तो इसका आंसर हम बता चुके, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और इसके बाद आता है प्रश्न 24वां कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, द्वितीय कोटि की। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रति मूल। यहाँ पर बच्चों जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रति मूल लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई होती है मूल प्रति लीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
मोल प्रति लीटर। और इसके बाद बराबर में यहाँ पे आ जाएगा, द्वितीय कोटि की है इसलिए यहाँ पर ए पे घात 2 मान लीजिए, और यहाँ पर जो मोल प्रति लीटर है वो 2 बार लिखाएगा। मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर 2 बार लिखाएगा इस प्रकार से। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल पर -1 प्रति सेकंड, जो कॉमन है सभी में चलता है। तो इस प्रकार से इसकी इकाई हो जाएगी प्रति मोल और लीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसमें आंसर में ऐसा विकल्प कोई सा भी नहीं दिया है, अगर हो तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 वह है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है तो प्रति सेकंड, दर स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। और प्रश्न क्रमांक 26 वह है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड है, तो 70 के हिसाब से तो ये आंसर सही है। तो ये थे बच्चों अध्याय 4 के बहुविकल्पीय प्रश्न, खाली स्थान, जोड़ी और विकल्प। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी आपको डाउट लगता है प्रश्न में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।